ओके बच्चों, जय हिंद। आज के लेक्चर में आगे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन को मैं एड्रेस करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इट। वाई द टेम्परेचर ऑफ अ होल रॉड नॉट बिकम इक्वल व्हेन हीट इज बीइंग कंटिन्यूसली सप्लाई। यहाँ पे एक रॉड है जिसका एक एंड हॉट है, दूसरा एंड कोल्ड है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, लेंथ एल है रॉड की। मैंने क्या किया, मैंने 4 थर्मोमीटर्स लिए, यहाँ पे लगाए। मैं जानना चाहता था कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ऐसा ऑब्ज़र्व हुआ, यहाँ का टेम्परेचर लेट से है ये θ1 इतना था ये स्केल के अंदर। हॉट एंड के पास का टेम्परेचर चेक किया, फिर मैंने यहाँ देखा थोड़ा टेम्परेचर कम था। फिर मैंने देखा और जैसे जैसे मैं कोल्ड एंड की तरफ जाते गया तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर जो मेजर किया वो कम होते हुए दिखाई पड़ा। ठीक है, तो इससे एक लाइन ज्वाइन करते हैं हम एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड चल क्या रहा है। तो मैंने देखा कि ये देखो इस प्रकार से ये टेम्परेचर व्हेन आई मूव टूवर्ड्स द कोल्ड एंड कम दिखाई पड़ रहा है। क्या रीज़न है इसके, व्हाट इज़ द रीज़न? फिर से एक बार हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाएंगे तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। मैंने कहा यार ऐसा क्यों नहीं होता कि सभी पॉइंट्स का टेम्परेचर ये 1, 2, 3 इन सब का टेम्परेचर सेम क्यों नहीं है। तो हमने कहा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न समझो बच्चों। देयर मस्ट बी, हीट फ्लो हो रही है ना, हीट फ्लो होने के लिए क्या ज़रूरी है वो दिख रहे हैं हम। ठीक है, देयर मस्ट बी अ टेम्परेचर, there must be a temperature difference in the rod for the heat flow। हीट फ्लो कब होगी? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। इन सभी पोजीशंस का टेम्परेचर अगर सेम होगा तो हीट का चलना रुक जाएगा। हीट चलने के लिए क्या ज़रूरी है? टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे कि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है, वैसे ही हीट फ्लो होने के लिए क्या ज़रूरी है? टेम्परेचर डिफरेंस ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मतलब इसी के रिगार्डिंग सेम एज वी रिक्वायर अ पोटेंशियल डिफरेंस across a resistance for the current flow through it। ठीक है, करंट फ्लो होने के लिए जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी होता है, हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस ज़रूरी होता है। इसलिए किसी भी दो पॉइंट्स का अगर तुम देखोगे टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता अगर हीट फ्लो हो रही है तो। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इन steady state the temperature varies linearly। ये ज़रूरी पॉइंट है। इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर वेरीज लीनियरली विथ डिस्टेंस along the rod। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना इफ इट इज इंसुलेटेड। समझा रहा हूँ ये पॉइंट, समझो इस बात को। अब फिर नीचे कहते हैं कि अगर स्टेडी स्टेट में है, स्टेडी स्टेट का कनेक्शन क्या है यहाँ पे? स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि हीट फ्लो कांस्टेंट है। हीट फ्लो क्या है यहाँ पे? स्टेडी स्टेट का मीनिंग समझो पहले। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? dq/dt एंड dt/dx ये कैसे हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो हीट का आगे चलना है वो कांस्टेंट हो। dt/dx मतलब किसी भी दो एंड्स का तुम देखते हो टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंसेस, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ का और यहाँ का dt/dx देखोगे सेम रहेगा। किसी भी दो पोजीशंस का अगर हम dt/dx कंपेयर करते हैं, लेट्स से कि ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 1 to 2 इक्वल डिस्टेंस लेंगे, 2 to 3 इक्वल डिस्टेंस लेंगे, 3 to 4 हम इक्वल डिस्टेंस लेंगे, तो हम देखेंगे dt/dx यहाँ का, dt/dx यहाँ का एंड dt/dx यहाँ का सेम आएगा। क्या इसका मतलब ऐसा है क्या कि ये सभी टेम्परेचर सेम है? नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंसेस आर सेम, बट इट डजेंट मीन कि 1 2 3 4 इसका टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर तो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, लेकिन डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा, ये डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हम कंफ्यूज होने के यहाँ पे चांसेस है, तो इसको हमने एड्रेस किया इस पॉइंट को। ठीक है, सो इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर सेम है क्या? नहीं, नहीं, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर वेरीज लीनियरली विथ डिस्टेंस, लीनियरली विथ डिस्टेंस टेम्परेचर कम होते जा रहा है। इट डजेंट मीन कि टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर डज नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर वेरीज लीनियरली। ग्राफ से थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। सो ये लेट्स ड्रॉ वन ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर θ1 था, ये इसको T1 कह देते हैं। T1 वाला पॉइंट ये उसका पोजीशन x1। ये जो सेकेंड पॉइंट है, अगर इसका टेम्परेचर T2 था एट दिस डिस्टेंस x2, तीसरा पॉइंट दिखा देते हैं, दिस इज टेम्परेचर T3 एट दिस पोजीशन x3। तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर वेरीज विद डिस्टेंस लीनियरली। इनका ग्राफ कैसा बनेगा? दिस विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन, कहीं स्क्वायर नहीं है, दे आर लीनियरली प्रोपोर्शनल। तो इन्होंने एक पॉइंट बता दिया, टेम्परेचर और डिस्टेंस का रिलेशन लीनियर है। along the cold end या where the heat is flowing the temperature gradient is linear with distance। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने यहाँ पे एड्रेस कर दिया। ठीक है, अच्छा, इतना लिख लो, आगे 2-3 बातें करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग फिनोमिनास को एड्रेस। सो कुछ समरी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, रिगार्डिंग कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी, एक फॉर्मूला मिला हमें, dq/dt इज इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, हमने ये लिखा। ओके, ऑल राइट। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, dq/dt इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T/L। मतलब ऐसा कभी दिखेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि अरे सर T1 माइनस T2 लिखा होता, अभी डेल्टा लिख रहे हो आप, मीनिंग तो सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस लिख रहे हैं। क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि dq/dt इज इक्वल्स टू डेल्टा T डिवाइडेड बाय R? यस सर, क्योंकि R इज अ थर्मल रेजिस्टेंस, और इसकी R का फॉर्मूला भी हमने लिखा था ना। R मतलब क्या है? इट इज़ नथिंग बट दिस टर्म, ये वाली टर्म। कौन सी टर्म है वो? L/KA इज नथिंग बट थर्मल रेजिस्टेंस। जब कभी वी एनकाउंटर दी न्यूमेरिकल्स जब हमें देखने को मिलेंगे, तो इसमें से जो अप्रोप्रिएट लगेगा, जैसे हमें सूट होगा वैसे फॉर्मूला हम उठा लेंगे। ठीक है, R को क्या कहेंगे? दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, जनरली ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सिंपल लगता है, तो हम इसको ही लिखते हैं, और फिर एज वी रिक्वायर्ड R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल कम टू दिस फॉर्मूला आगे। ठीक है, ओके। हमने इस एक चीज़ की बात नहीं की यहाँ पे, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मुझे यूनिट चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स कंडक्शन के बारे में। ये पहला पॉइंट हमने देखा, दूसरा पॉइंट मुझे यूनिट चाहिए। सर आवाज गई। कहाँ गई? बुला लो उसे, आवाज़ दो, आवाज़ को, आवाज़ आ जाएगी। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्शन, कंडक्टिविटी।
सच में आवाज़ नहीं आ रही है क्या? गई थी पर आ गई। अब आ रही है। गई थी, अब आ रही है सर। आ गई, मैंने बुला लिया उसको, आ गई, वो सुनती है मेरी आवाज़ मेरा। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्ट, ठीक है, कैसे निकाले वही कैसे निकाले। मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने लिखा टी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, लिखा मैंने के ए डेल्टा टी बाई एल। ठीक है, मुझे के चाहिए ना, तो मैंने के को यहाँ लिखा, ये डी क्यू बाई डी टी इंटू एल डिवाइडेड बाई ए नीचे आ जाएगा और डेल्टा टी यहाँ आके आ जाएगा, राइट। ऐसे लिख सकते हैं हम के को। अब यहाँ से मुझे यूनिट कोई बता सकता है क्या? किसी की दिमाग की बत्ती जली क्या कि आगे की स्टेप क्या होगी? आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स। जूल पर सेकेंड मीटर इनटू केल्विन। यस, इसकी बत्ती जली। यहाँ पे पूछता हूँ इसका यूनिट क्या लिखूँ, ये टर्म का डी जूल। क्यू, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, एस आई यूनिट, ये है जूल। डी टी टाइम है ना, टी लिखो, डी टी लिखो, सेकेंड। टाइम तो टाइम ही रहेगा। या डी सेकेंड होगा नहीं सर, ऐसे नहीं होता है, सेकेंड ही रहता है। डी टी लिखो या टी लिखो, टाइम सेकेंड ही होगा इसका। लेंथ मीटर, मीटर ये भाई साहब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और केल्विन में ले लेंगे इसे। ठीक केल्विन है, ओके, तो ये क्या बन गया, जूल पर सेकेंड इंटू यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर इंटू ये केल्विन। कभी केल्विन हो तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस तो डिग्री सेल्सियस हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक मीटर चला गया, एक मीटर चला गया, ये जे क्यू दिख रहा है, मैं जे को ठीक से लिख दूँ यहाँ पे, ये जे। ठीक है, तो के का यूनिट मुझे मिला जूल पर सेकेंड, जानी मानी टर्म है, ये जाना माना है। इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं ना, जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम। मुझे लगता है पावर होता है ना, एनर्जी अपॉन टाइम, तो इसको वैट वैट वॉट, ठीक है, पर मीटर केल्विन। लो, मिल गया हमें यूनिट, वैट पर मीटर केल्विन। अभी यूनिट आ गया तो उसका भाई तो आना ही है। कौन होता है यूनिट का भाई? डायमेंशन। डायमेंशन ठीक है, बताओ अभी डायमेंशन। थर्ड पॉइंट, इसका डायमेंशन बताओ। ठीक है, चलो बताओ, करो कैलकुलेट करो, पेज रफ पेज पे पीछे कैलकुलेट करके बताओ कि के डायमेंशंस क्या होंगे। वैट, वैट को क्या किया जाए, मुझे डायमेंशनिज्म चाहिए, तो वैट से काम नहीं चलेगा, तो मैंने देखा जूल पर सेकेंड वाले को देखते हैं। सो आई एम सीइंग दिस यूनिट जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। तो इस जूल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जूल के लिए क्या करें, कोई भी एक उठा लो। जूल किसका यूनिट होता है? वर्क का होता है, न्यूटन एनर्जी का होता है। तो कोई ले लेते हैं वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा यार, न्यूटन को लिखना पड़ेगा फिर से मुझे, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमें जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन को थोड़ा सा हैंडल करना था, तो हमने जूल को लिखा न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था ये, सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन। तो हमने कहा कि न्यूटन को भी लिखो के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये सेकेंड इंटू ये मीटर इंटू ये केल्विन, और एक मीटर यहाँ पे था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ गई, एक मीटर और एक मीटर को काट दिया मैंने। यहाँ पे मुझे मिला के जी मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब इंटू केल्विन बराबर। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या नहीं आ रहा है, के जी की पावर यहाँ पे आ गई 1, मीटर यहाँ पे हो गया 1, टाइम हो गया -3, थीटा हो गया -1। फिर से चेक कर ले, अगर कुछ गलती हो तो यहाँ करेक्ट कर लेंगे हम। जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, ये हमारा यूनिट था इसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। हमने कहा जूल को लिखो न्यूटन इंटू मीटर, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या कोई काइनेटिक एनर्जीज निकालो, कोई पोटेंशियल एनर्जीज निकालो। फिर न्यूटन को मैंने लिखा के जी मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और बाकी की टर्म, एक मीटर यहाँ पे था, एक मीटर नीचे वाला था, एक केल्विन का एक था, एक ये मीटर था, एक मीटर, सब सही चल रहा है। मीटर मीटर कट गया तो ऊपर बचा के जी इंटू मीटर, नीचे सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड क्यूब इंटू
के केल्विन का है, तो ये -1, सब सही चल रहा है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर थर्मल कंडक्टिविटी। नीचे एक लिख लेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी की इतनी ज़ोरों शोरों से बात चल रही है तो थर्मल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, ये पॉइंट हमने कहीं मेंशन नहीं किया है लगता, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के की बात चल रही है, 4th पॉइंट पे हम उसको मेंशन कर देते हैं। इफ आई पुट दिस हियर, ओके। 4th पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, क्या लगता है? एक तो पता है ना, मटेरियल ऑफ मीडियम। सर मटेरियल ऑफ तो इसको कहेंगे नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल लिया, एल्यूमिनियम, वुड वगैरह वो लिया है, ठीक है, उसके ऊपर थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। एंड दूसरा है टेम्परेचर। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर हो गया बॉडी का तो हो सकता है थर्मल कंडक्टिविटी उतनी इफिशिएंटली काम ना करे जब उसका टेम्परेचर कम था। सो रिमेंबर दिस टू थिंग्स, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन दिस टू पैरामीटर्स, ठीक है। होगी, समरी हो गई। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ थ्योरी न्यूमेरिकल, कुछ नंबर थ्योरी क्वेश्चंस एंड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। फाइंड आउट द हीट करंट, फाइंड आउट द हीट करंट एंड टेम्परेचर as shown below. एक रिजर्वायर है, मतलब यहाँ पे एक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस का, इसके बीच में एक रॉड है, और इसके राइट हैंड साइड में भी एक रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जहाँ पे कंटिन्यूसली टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, उसके बीच में हमने एक रॉड लगा दिया है। ये एंड का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। जो रॉड है उसकी लेंथ गिवन है हमें, कितनी गिवन है भाई? 9 मीटर। लेट्स से दिस लेंथ इज 9 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस रॉड गिवन एज क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है भाई? क्रॉस सेक्शन एरिया की कुछ बात नहीं हुई है, ए दिया है बस, ठीक है। और एक जगह पे टेम्परेचर फाइंड आउट करने के बोला, यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द एंड। दो चीज़ें हमें बोली है, हीट करंट फाइंड आउट करो, मतलब dQ/dt कितना है बताओ, और दूसरा यहाँ पे T कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सी हियर, मुझे बताओ dQ/dt का क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ हीट फ्लो, KA∆T डिवाइडेड बाय L। ये वैलिड है किसी भी सेगमेंट में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके दो एंड्स के बीच में ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। 100 और 0 के बीच में ये फॉर्मूला लगाता हूँ। मतलब सर, मतलब मैं 100 और T के बीच में भी ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ∆T 100 और T के बीच में। मैं ये dQ/dt का फॉर्मूला T और ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में भी लगा सकता हूँ। ये स्टेडी स्टेट वाला है, ठीक है। अनस्टेडी स्टेट के क्वेश्चन नहीं होते हमारे पास, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी दिया होगा, अज्यूमिंग दिस इज इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, अनस्टेडी स्टेट के कोई इक्वेशन या हमारे सिलेबस के बाहर है वो, ठीक है। सो मैं लगा रहा हूँ अभी बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। सो मैं लिखा dQ/dt
इज इक्वल्स टू के कितना गिवन है, मैंने लिखा 2, एरिया क्रॉस सेक्शन इज 0.5, टेम्परेचर डिफरेंस दो एंड के बीच में कितना है 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इनके बीच की लेंथ कितनी है 9 मीटर, सो डिवाइडेड बाय मैंने लिया 9 मीटर। सो डी क्यू बाई डी टी कितना मिला मुझे बच्चों 0.5 इंटू 2 1 हो गया, दैट इज 100/9, 100/9। ठीक है, यूनिट क्या लिखोगे इसका, क्या यूनिट होगा डी क्यू बाई डी टी का, जूल पर सेकेंड या जूल पर वैट, सेकेंड। नहीं तो वैट भी लिख सकते हैं ना। हाँ, दिस इज जूल और ये कितना है सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वैट। ओके, एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया दोस्तों, बढ़िया, बधाई हो, इसका आंसर हमें मिल गया, वो लिख लेते हैं यहाँ पे 100/9, 100/9 जूल पर सेकेंड या वैट आ गया। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर मुझे चाहिए, ये ए हो गया, अभी बी की तरफ में बढ़ रहा, टी निकालना है। ठीक है, तो हम इस दो पॉइंट्स के बीच में ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे या इन दो पॉइंट्स के बीच में वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बात बन जाएगी हमारी। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट एनी सेक्शन, सो हम फॉर्मूला लिखते हैं बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस में हीट करंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हीट करंट का फॉर्मूला। सो मैंने लिखा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए, डेल्टा टी क्या होगा 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय एल, के ए डेल्टा टी बाय एल। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी हर जगह पे कांस्टेंट है, जो प्रीवियस बिट से आंसर 100/9 आया है वही कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे करेंगे। स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो हर सेक्शन में कांस्टेंट होता है। 100/9 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 0.2 है, कि ए की वैल्यू क्या हुआ, ये के की वैल्यू यहाँ पे है 2 इंटू ए कितना है 0.5 इंटू 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय एल कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज गिवन एज 5, ये यहाँ पे 5 दिया है। ठीक है, सर 400/9 आया। हाँ सर 400/9। लिख दूँ फिर 400/9 डिग्री हाँ लिख सेल्सियस। दो सर। हाँ सर। ऑलराइट, सो वी गॉट द आंसर, टेम्परेचर इस प्रकार से हमने निकाला और डी क्यू बाई डी टी भी यहाँ से है। सो 6 × 10⁵ जूल आया। 6 × 10⁵ जूल, चेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, अ यूनिफॉर्म स्लैब ऑफ डायमेंशन दिस 10/10/1 सेंटीमीटर इज केप्ड बिटवीन टू रिजर्वायर्स एट टेम्परेचर 10 and 90 डिग्री सेल्सियस। दो रिजर्वायर है यहाँ पे, दीज आर द टू रिजर्वायर्स, उसके बीच में एक हमने यूनिफॉर्म स्लैब, पहले मैं स्लैब ड्रॉ कर लूँ, एक स्लैब है, ये ऐसा स्लैब है, 3 डायमेंशनल स्लैब है। ओके ओके, उसको दो रिजर्वायर के बीच में रखा है, दो रिजर्वायर यहाँ पे दिखा देते हैं, ऐसा ये रिजर्वायर है, इनके बीच में इसे रखा है, ऐसे यहाँ पे ऐसे इसके बीच में रखा है। एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, दूसरे एंड का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। बोला गया यहाँ पे द लार्ज सरफेस एरिया टच द रिजर्वायर, लार्ज सरफेस एरिया किसका, इस स्लैब का जो लार्ज सरफेस एरिया है रिजर्वायर के कांटेक्ट में है। अभी इसके डायमेंशन है, इससे लार्ज सरफेस एरिया कौन सा होगा 10/10/10, मतलब ये साइड 10 होनी चाहिए, दिस साइड शुड बी 10 सेंटीमीटर एंड सर दिस आपने साइड, उधर 1 सेंटीमीटर दिया। रुक रे भाई, और ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये सबसे लार्जेस्ट एरिया है जो टच कर रहा है रिजर्वायर को, यहाँ का भी सरफेस उतना ही होगा 10/10। ठीक है, और ये जो है ये लेंथ कितनी होगी, दैट शुड बी 1 सेंटीमीटर। तो ये हमें फाइंड आउट करना था कि आगे का 10 सेंटीमीटर ले, ये वाला 1 सेंटीमीटर ले या क्या करे। तो इन्होंने क्लियर मेंशन किया था द लार्ज सरफेस एरिया टच द रिजर्वायर। लार्ज सरफेस एरिया कौन बनाएगा, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर विल फॉर्म अ लार्ज एरिया। तो ये भी 10 है, इधर की ये साइड भी 10 होनी चाहिए, ये 10 तो ये भी 10। सो दिस टू सरफेसेस शुड
बी लार्जर सरफेस विच आर कॉन्टैक्ट विथ द रिजर्वायर, ठीक है। एंड इसके अक्रॉस अभी हीट फ्लो होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, अभी हीट यहाँ से यहाँ इधर की तरफ फ्लो होगी, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अभी क्या करें, चीज़ें मिल गई हमें, के की वैल्यू यहाँ पे है, वी गॉट द वैल्यू ऑफ के आल्सो, के कितना दिया है 0.80 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, हीट फ्लो निकालना है। तो डी क्यू बाई डी टी क्या एक्सपेक्टेशन है, डी क्यू बाई डी टी निकालते हैं यहाँ पे। सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाई एल बराबर, के की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.80। मुझे एरिया कितना लेना है, कोई हेल्प करेगा? कौन सा एरिया लेंगे हम? 10 into 10, Sir, 100. 100. ये वाला तो नहीं लेंगे ना एरिया, क्रॉस सेक्शन नहीं एरिया सर। चाहिए ना, जहाँ से हीट जा रही है उसका परपेंडिकुलर, मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे चाहिए। कितना है वो 10/10, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो एरिया को मैंने लिखा 10/10 इंटू 10⁻⁻4, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, तो 2 बार मल्टीप्लाई है ना, 10 इंटू 10, सो इट्स 10⁻⁻4, अब ये मीटर में आ गया। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 90 - 10 दैट इज़ 80 डिवाइडेड बाय के हो गया, ए हो गया डेल्टा टी। अभी लेंथ क्या होगी, इस लेंथ के अक्रॉस फ्लो One. हो रहा है ना, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा हमें मीटर में। सो डी क्यू बाई डी टी को एच भी लिख सकते हैं ना, सो एच इज इक्वल्स टू, मुझे मिल गया, यहाँ पे कुछ चीज़ें कट हो सकती हैं, ये बन जाएगा 10⁻+2 और इधर का ये -4, मतलब ये नीचे का टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ओवरऑल ये कितना बना 10⁻⁻2, नीचे भी 10⁻⁻2 कट हो गया। तो h मुझे कितना मिल रहा है 0.80 इंटू 80, 0.80 इंटू 80 मतलब कितना मिला मुझे h 64. 64. 64। यूनिट बताओ इसका एक बार, यूनिट क्या लिखूँ इसका? Joule per second. Joule per Joule second. per Joule second. per जूल second. पर सेकेंड। हमें पूछा किस में है, जूल पर मिनट, हीट फ्लो थ्रू द स्लैब पर मिनट। ये क्या निकाली हमने, हीट फ्लो थ्रू द स्लैब पर सेकेंड निकाली। तो इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे 60 से? Divide से. Multiply. Divide. मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में और छोटा नंबर मिलेगा ना, 1 सेकेंड में 64 बन रही है, अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो कितना छोटी, मतलब 1 मिनट में तो और कम हो रही है हीट, नहीं। जूल पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है मिनट में, तो मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। सो जूल पर सेकेंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू जूल पर मिनट व्हेन यू मल्टीप्लाई 64 विथ अ 60 नंबर। कितना आ रहा है ये 3840. 3840. 3840 जूल पर मिनट। इतनी हीट फ्लो होगी 1 मिनट में। 1 सेकेंड में कितनी हीट फ्लो होगी 64 जूल्स की, 1 मिनट में 3840 जूल्स की हीट फ्लो होगी, ठीक है। सो आज हम यही रुकते हैं, और उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हमने छोटे मोटे कवर किए हैं, उसको रिकॉर्डिंग में लेना बाकी है, तो आई एम टेकिंग दोस क्वेश्चन इनटू रिकॉर्डिंग। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, तो मैंने बाद में रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? सो आउट ऑफ दिस 4 मटेरियल लाइक सिल्वर, रफ वुड, एयर एंड ब्रास, आउट ऑफ दिस 4 एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिए होते, सिल्वर, रफ वुड एंड ब्रास, तो मैं बी को टिक करता। सो गिवन चॉइस में से सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर दैट हीट फ्लोज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सॉलिड टू अनदर पार्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड? हीट फ्लो होने के लिए क्या ज़रूरी रखता है, टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछा था, सो वी टिक्ड ऑप्शन सी, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो तभी हीट फ्लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था, इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड इज 4 एंड इट्स थर्मल रेजिस्टिविटी इज 0.25 एंड रीजन दिया है थर्मल रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और ये 4 ऑप्शन हैं।
असर्शन सच है, रीज़न भी सच है, और जो रीज़न दिया है उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। असर्शन ट्रू है, रीज़न ट्रू है, जो लेकिन रीज़न दिया है वो सही नहीं है। असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू। हमने देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी अगर 4 है तो थर्मल रेजिस्टिविटी उसका रेसिप्रोकल होती है, सही बात है, और 1/4 इज़ 0.25, सो असर्शन इज़ करेक्ट 100%। रीज़न क्या उसी का जस्टिफाई कर रहा है क्या? रीज़न थर्मल रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यस, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.2। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न दिया है वो भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट किया छोटा क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है dt अपॉन dx, dt इज डिग्री सेल्सियस एंड dx इज द डिस्टेंस। यहाँ पे सेंटीमीटर में ऑप्शंस हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसा नहीं पूछा था कि ऐसा है बताओ, ऐसा यूनिट पूछते तो डिग्री सेल्सियस पर मीटर भी ले लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन ऐसा ही कुछ मेंशन नहीं किया, सो डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर इज करेक्ट ऑप्शन। ये लिया ना हमने रिकॉर्डिंग में, ये क्वेश्चन हो गया रिकॉर्डिंग में। अ यूनिफॉर्म हाँ, स्लैब sir. ऑफ Yes, sir. डायमेंशन, तो रिपीट नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ सर। ओके ऑलराइट, सो क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।